नमस्कार विद्यार्थियों। मैं पंकज पांडे हिंदी परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए यशपाल जी द्वारा रचित बहुत प्यारी सी रचना लेकर आया हूं जिसका नाम है लखनवी अंदाज। ये यशपाल जी की प्यारी रचनाओं में से एक है, क्योंकि इस रचना के माध्यम से लेखक ने सामंती वर्ग के लोगों पर व्यंग किया है। सामंती वर्ग के लोगों पर कटाक्ष किया है, जो वास्तविकता से, जो सच्चाई से बेखबर है और बनावटी जीवन जी रहे हैं। और उनके माध्यम से वर्तमान समय के लेखकों पर भी व्यंग किया है। तो यशपाल जी ने वर्तमान समय के लेखकों पर क्या व्यंग किया है और क्यों व्यंग किया है, वो हम इस पाठ में पढ़ेंगे। उसके पहले यदि आप भी चाहते हैं कि ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखना। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, यदि आपने वीडियो अंत तक देखा तो ये चैप्टर आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज ये चैप्टर मैं अलग तरीके से सिखाने वाला हूँ, कहानी के तरीके से बताने वाला हूँ। और ऐसी कहानी जो आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाएगी, आप कभी भूलोगे नहीं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखना। तो आइए शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में जरूर शेयर करें, क्योंकि मेरा एक ही लक्ष्य है कि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ गए तो मैं समझूंगा मेरा मेहनत सफल हुआ। इसलिए वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए। तो शुरुआत करते हैं। लेखक कहते हैं, मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार भर रही थी। मुफस्सिल का अर्थ होता है केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द का स्थान, अर्थात बड़े शहर के आसपास के प्रदेश या छोटी बस्तियों की पैसेंजर ट्रेन चलने के लिए बेचैन थी और आवाज लगा रही थी। अगर ट्रेन में आराम से सफर करना है तो सेकंड क्लास में जाना पड़ेगा, और सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम तो अधिक लगते ही हैं। लेखक कहते मुझे दूर भी जाना था और भीड़ से बचना भी था, एकांत में नई कहानी के संबंध में सोचना भी था, इसलिए और खिड़की से बाहर प्राकृतिक दृश्य को, नेचुरल ब्यूटी को भी देखना था, इसलिए मैंने सेकंड क्लास का ही टिकट ले लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे से डिब्बे को खाली समझकर मैं दौड़कर उसमें चढ़ गया, और मैंने अनुमान लगाया कि शायद ये डिब्बा निर्जन होगा, खाली होगा, लेकिन मेरे अनुमान के प्रतिकूल, मेरे अनुमान के विपरीत डिब्बा खाली नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा में पालथी मारे बैठे थे। नाम ही है चैप्टर का लखनवी अंदाज, तो लखनऊ का तो संबंध होना लाजमी है। एग्जाम्पल दिया लेखक ने, लखनऊ के नवाब की तरह दिखने वाले। जब नवाबों की बात आती है तो लखनऊ के नवाब का नाम सबसे ऊपर आता है। लखनऊ के नवाब होते ही ऐसे थे, मर जाते थे लेकिन अपनी नवाबी नहीं छोड़ते थे। ऐसे ही एक बार लखनऊ के एक नवाब मनसब के सहारे, अपने तकिए के सहारे बैठकर शतरंज खेल रहे थे। तभी उन्हें खबर मिली कि अंग्रेजों की सेना ने उन पर आक्रमण कर दिया, उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया। अब नवाब साहब ने अपने नौकर को आवाज लगाई कि आओ मेरे जूते पहनाओ, लेकिन नौकर तो अपनी जान बचाकर भाग गया। फिर क्या था, नवाब साहब उठे ही नहीं, वहीं बैठे रहे। एक नवाब भला अपने हाथों से जूते कैसे पहन सकता है? उनको दिमाग में वही चल रहा था, मैं नवाब हूं और अपने हाथों से जूते कैसे पहन सकता हूं। वही मूवी की याद आती है, पुष्पा, पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। मतलब नवाबों की भी वही हालत थी। अब वो सोच रहे हैं मैं नवाब, मैं अपने हाथों से जूते कैसे पहनूं, और अंत तक उन्होंने जूता नहीं पहना और न तो वहां से भागे। अंत में हुआ ये कि अंग्रेजों के सैनिक आए और नवाब साहब को पकड़ कर लेके चले गए। ये था लखनऊ के नवाबों की कहानी। मतलब ये ऐसे होते थे कि बाजार से अगर मिठाई खरीदते थे तो उस मिठाई को छील कर खाते थे कि इस पे मक्खी बैठी होगी, मैं ऐसे नहीं खा सकता। ऐसे हुआ करते थे लखनऊ के नवाब। तो वही एग्जाम्पल दिया लेखक ने यहाँ कि जब मैं अपने बर्थ में गया तो मुझे लगा लखनऊ के नवाब की तरह दिखने वाले एक सज्जन बड़े आराम से बैठे थे। अब उनके सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे हुए थे।
अब डिब्बे में सहसा हमारे कूद जाने से, डिब्बे में अचानक हमारे प्रवेश कर जाने से, हमारे आ जाने से उस सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई पड़ा। विघ्न मतलब बाधा का, असंतोष मतलब नाराजगी। उनकी आंखों में मेरे आ जाने से नाराजगी दिखी। सोचा हो सकता है यह अभी कहानी के लिए सूझ की चिंता में, अर्थात ये भी नई कहानी बनाने के लिए सोच रहे थे, या फिर खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु, तुच्छ वस्तु, छोटी सी वस्तु का शौक करते देख जाने के कारण संकोच में है। ये होता है बेटा। रूप तो उनका नवाबों जैसा था, जो पेड़े को भी, मिठाई को भी छील कर खाते थे। अब उनके सामने खीरा रखा है तो लेखक कहते हैं शायद वो इसलिए भी शर्मा रहे हैं कि है तो नवाबों के जैसे और उनके सामने रखा हुआ है खीरा। और नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह भी नहीं दिखाया, उन्होंने हमारी तरफ हाथ भी नहीं बढ़ाया। मतलब मेरा साथ निभाने के लिए, कहते ना ट्रेन में आप जाओ तो लोग स्वागत करते हैं, अरे आइए आइए, कहाँ जाएंगे, बैठिए बैठे, हम हमें भी वहीं जाना है। तो नवाब साहब ने ये भी उत्साह नहीं दिखाया। तो लेखक कहते हैं हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में, सेल्फ रिस्पेक्ट में अपनी आंखें चुरा ली। हमने भी उनको नजरअंदाज कर दिया, हमने भी उनको भाव नहीं दिया। अब खाली बैठे कल्पना करते रहने की हमारी पुरानी आदत है, खाली बैठे हैं तो सोचते रहते हैं। अब नवाब साहब की असुविधा के, तकलीफ के बारे में, उनके संकोच के बारे में, शर्म के बारे में मैं अनुमान लगाने लगा कि वो क्यों इतने शर्म में डूब गए। संभव है, पॉसिबल है, नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान से, किफायत के विचार से, बचत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो, और अब गंवारा न हो कि शहर का कोई सफेद पोश उन्हें मझले दर्जे में सफर करता दिखे। सीधी सी बात है, नवाब लोग हैं तो नवाब लोग तो राजशाही जीवन, दिखावे का जीवन जीते हैं, उन्हें तो फर्स्ट क्लास में सफर करना चाहिए। लेकिन उन्होंने सोचा कि अपनी कुछ किफायत कर लेता हूं, अपनी कुछ बचत कर लेता हूं, इसलिए सेकंड क्लास का बर्थ लिया। और उस सेकंड क्लास में लेखक कहते मैं भी पहुंच गया, मिडिल क्लास का आदमी। अब मुझे देखकर वो शर्म के मारे डूब गए, शायद कि मेरे साथ साथ तो आम आदमी भी सफर कर रहा है। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए शायद उन्होंने खीरे भी खरीदे होंगे, लेकिन अब किसी सफेद पोश के सामने, किसी मिडिल क्लास आदमी के सामने, किसी सज्जन के सामने खीरा खाए कैसे? क्योंकि नवाबों का शौक तो अलग रहता है ना, खीरा थोड़ी ना खाते हैं वो। लेखक कहते हैं अब हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। कनखियों से मतलब तिरछी नजरों से नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखते रहे, स्थिति पर, सिचुएशन पर, परिस्थिति पर गौर फरमाते रहे। नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया, आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे, खीरा लेंगे क्या? नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। लेखक कहते हैं जो नवाब साहब ने अभी मुझे भाव दिया, अभी आया तो मुझे भाव ही नहीं दिया, लेकिन अचानक मुझसे पूछ रहे हैं कि खीरे लेंगे क्या। मैंने भाप लिया कि आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। आप अपनी इज्जत बचाने के लिए हमको भी इस खीरे में शामिल करना चाहते हैं। इसलिए मैंने जवाब दिया, शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद पूछने के लिए। किबला शौक फरमाए। किबला मतलब आप खुद खाइए, मुझे नहीं चाहिए। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और फिर ये डिसाइड किया, ये निश्चय किया, खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा दिया। सीट के नीचे से रखा लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर ले जाकर धोया, तौलियों से फिर पोंछ दिया, जेब से चाकू निकाली, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर उनका झाग निकाला, उनका तीखापन दूर किया। फिर खीरों को बहुत एहतियात से, बड़ी प्यार से छील कर उसके फाकों को करीने से बड़े व्यवस्थित ढंग से तौलियों पर सजाते गए। लेखक कहते हैं लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। वो जानते हैं कि खीरे को कैसे खाया जाता है, इसलिए जब भी कोई ग्राहक उनसे खीरा मांगता है तो ग्राहक के लिए वो जीरा मिला नमक और पीसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। तो नवाब साहब ने भी बहुत व्यवस्थित ढंग से खीरे की फाकों पर जीरा मिला नमक डाला, लाल मिर्च की सुर्खी बुरक डाल दी, और उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा, उनके हर एक एक्टिविटी को
देखकर उनके जबड़ों के स्फुरण से, जबड़े का अर्थ होता है मुंह और स्फुरण का अर्थ होता है मुंह फड़काना, मुंह चलाना, उनके मुंह को देखकर स्पष्ट था कि इस प्रक्रिया में उनका मुंह खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। ये सच है। अगर आपके सामने कोई खट्टी चीज खा रहा है, इमली खा रहा है, तो आपके मुंह में भी पानी आ जाता है। आपके सामने कोई आपकी मनपसंद चीज बड़े प्यार से धीरे धीरे खा रहा है, तो उसे देखकर आपके मुंह में भी पानी आ जाता है। और अगर आपके सामने कोई खीरे को अच्छे से धुला, फिर उसे साफ कर रहा है, फिर उसे छील रहा है, फिर उसे काट रहा है, फिर उस पे नमक छिड़क रहा है, फिर उस पे मिर्च पाउडर छिड़क रहा है, तो वो देखकर आपके मुंह में भी पानी आना स्वाभाविक है। किसी के मुंह में भी पानी आता है। तो लेखक कहते हैं जब ये मैं नजारा देखा तो ये काम करते करते वो नवाब साहब के मुंह में भी पानी आ रहा था। उसके स्वाद की कल्पना से उनका मुंह भी प्लावित हो रहा था, उनके मुंह में भी पानी आ रहा था। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे, लेखक कहते हैं हम तिरछी नजरों से देखकर सोच रहे थे, मियां रईस तो बनते हैं, अमीर होने का दिखावा तो करते हैं, लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल से अपनी असलियत पर उतर आए हैं। सिर्फ अमीर होने का दिखावा करते हैं, असलियत तो इनकी समझ में आ रही खीरे खाने से, इनकी औकात समझ में आ रही है। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख देख लिया और बोला, वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। वल्लाह मतलब कसम से, एक बार स्वाद लीजिए, लखनऊ का बड़ा ही स्वादिष्ट बालम खीरा है। लेखक कहते हैं नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर पानी मुंह में तो जरूर आ जाता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, आपकी मनपसंद चीज कोई खा रहा है तो उसे देखकर आपके मुंह में पानी आ जाएगा। लेखक कहते वो देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया, लेकिन मैं पहले ही इनकार कर चुका था। तो आत्मसम्मान भी निभाना था, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी बचाना था, इसलिए मैंने उचित समझा और उत्तर दिया कि शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही। तलब मतलब इच्छा, इस समय खीरे खाने की इच्छा नहीं हो रही है। और मैदा भी जरा कमजोर है, मैदा मतलब पेट, और पेट भी थोड़ा कमजोर है, पेट ठीक नहीं चल रहा है। तो किबला शौक फरमाइए, आप ही खाइए। नवाब साहब ने संतृष्ट आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। अब खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ श्वास लिया। अब उनके मन में चल रहा है कि हूं तो मैं नवाब, और सामने वाला खीरा नहीं खा रहा है, मैं कैसे खीरा खाऊं। इसलिए वो खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए, उस खीरे को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलके मूंद गई, मुंह में पानी भर आया और उस पानी को गले में उतार लिया। तब नवाब साहब ने फाक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फाकों को नाक के पास ले जाते, अपनी वासना को, अपनी इच्छा को उसके रसास्वादन के द्वारा पूरा करते और उसे खिड़की से बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे को खाया नहीं, बस खीरे को सूंघा और उसे बाहर फेंक दिया। और खीरे को बाहर फेंकने के बाद तौलिए से हाथ और ओठ पोंछ लिए। अब गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख रहे हैं, मानो उनकी आंखें कह रही हो यह है खानदानी रईसों का तरीका। यही लेखक ने व्यंग किया, यही लेखक ने मजाक उड़ाया है ऐसे दिखावटी लोगों पर। मतलब उन्होंने ये दिखा खानदानी लोगों का यही तरीका है, हम लोग ये खीरे जैसी मामूली चीज को खाते नहीं है, इसे सूंघ कर फेंक देते हैं, ये सूंघने से ही हमारा पेट भर जाता है, ऐसे होते हैं हम खानदानी रईस। लेखक आगे कहते हैं नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए, आराम करने लगे। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। तस्लीम का अर्थ होता है सम्मान, और सिर खम कर लेना मतलब सिर झुका लेना। हमें उनके सम्मान में सिर झुका लेना पड़ा, और मुझे समझा यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। तहजीब का अर्थ है शिष्टता, नफासत का अर्थ है स्वच्छता, और नजाकत का अर्थ है कोमलता। यह है खानदानी शिष्टता, स्वच्छता और कोमलता। लेखक कहते हैं हम गौर कर रहे थे कि खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की
कल्पना से संतुष्ट होने का यह सूक्ष्म, यह छोटा, यह नफीस मतलब खूबसूरत, या एब्स्ट्रैक्ट मतलब छोटा तुच्छ तरीका जरूर कहा जा सकता है। लेकिन क्या ऐसा करने से, इस तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है क्या? पेट की, उदर का अर्थ है पेट, पेट की भूख भी मिट सकती है क्या? और ऊपर से नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। एक तो नवाब साहब ने खीरे को खाया नहीं, खीरे को सूंघा, उसका स्वाद लिया, उसी से पेट भर गया और उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। और हमको दिखा रहे ये है नवाबों का जीवन, जो खीरे को खाते नहीं और ऊपर से डकार भी ले रहे हैं, ऊपर से डकार भी सुनाई दिया। और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है। लजीज का अर्थ है स्वादिष्ट। खीरा बहुत ही स्वादिष्ट होता है, लेकिन होता है शकील। शकील का अर्थ है आसानी से न पचने वाला। ऊपर से ये भी बोल रहे हैं खीरा बहुत स्वादिष्ट होता है, लेकिन बड़ी मुश्किल से पचता है, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। नामुराद मैदे का अर्थ है पेट पर बोझ डाल देता है। सोचो, ये है लखनऊ के नवाब। मैंने आपको पहले ही बताया, झुकेगा नहीं इस साला। ये मर जाते हैं लेकिन झुकते नहीं है। एक तो खीरों को खाया नहीं, ऊपर से बोल रहे हैं पेट भर गया और डकार भी आ रही है, बहुत स्वादिष्ट होता है। लेखक कहते हैं उनकी ये बातें सुनकर हमारे ज्ञान चक्षु खुल गए और मैं पहचान लिया कि ये है नई कहानी के लेखक। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यही पूरे चैप्टर का सेंट्रल आइडिया है। तो इस नवाब के माध्यम से लेखक ने नई कहानी के लेखकों पर, नए जमाने के लेखकों पर व्यंग किया है। लेखक कहते हैं कि जब खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर सकता है और डकार भी आ सकता है, तो बिना सोच के, बिना विचार के, बिना घटना के और बिना पात्र के सिर्फ लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? अर्थात इनडायरेक्ट उन्होंने यही कहा है कि जब जिस प्रकार बिना खीरे को खाए पेट नहीं भर सकता, डकार नहीं आ सकती, उसी प्रकार बिना विचार के, बिना घटना के और बिना कैरेक्टर के सिर्फ लेखक की इच्छा मात्र से कहानी कभी नहीं बन सकती। अगर लेखक को कहानी बनानी है तो उसके लिए घटना चाहिए, पात्र चाहिए और सोच चाहिए, तभी कहानी बन सकती है। और यही ये प्यारा सा चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया है, और वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और दोस्तों में जरूर शेयर करें, क्योंकि ये जितने विद्यार्थियों तक वीडियो पहुंचेगा मुझे लगेगा उतना ही मेरा मेहनत सफल हुआ। इसलिए वीडियो पर अपना प्यार दिखाते रहिए, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दे, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। मिलेंगे हम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।